वसंत को गिड़गिड़ाते हुए देखकर राजीव हंसने लगा। अब तुम मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हो? पहले तो बहुत चर्बी थी मुझ में, अब क्या हुआ? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तब मेरी गलती थी जो मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या तुम अब भी मुझसे झगड़ा करना चाहोगे? हमें माफ कर दो प्लीज, अब से हम कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार इस मुसीबत से निपटने दो मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। बबलू जल्दी से खड़ा हुआ तो वहां से भागने लगा। वहां से निकलकर वो सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। वसंत खुद को अकेले देखकर कांपने लगा। राजीव चलकर उसके पास आया। अब तुम्हारी बारी। राजीव की आवाज सुनते ही वसंत का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? तुम तो यहाँ के बॉस हो और ये मार्केट तुम्हारी है, तुम्हें तो अपनी जुबान पर रहना ही होगा। नहीं। आगे जितने भी फैसले लिए जाएंगे सब आप लेंगे, आप ही हमारे बॉस हो। अब से आपको मैं अपने बड़े भाई के जैसा समझूंगा। आप जो भी मुझसे करने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो मैं खड़े होने की सोचूंगा भी नहीं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा है क्या? अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुमने पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी? वसंत को इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अगर राजीव थोड़ी देर और उसके सामने रहा तो वो डर के मारे बेहोश हो जाएगा। वहाँ मौजूद सभी गुंडों ने राजीव को डरते हुए देख लिया। तुमने इस मार्केट में हमेशा से अपनी मर्जी चलाई है, लोगों पर अपना हक समझा है, पर अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। दरअसल उसे उम्मीद नहीं थी कि राजीव कुछ ही मुक्कों में उनको पटक दे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उससे हार गया है। मिस्टर राजीव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। और हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें इन स्टोन्स का 30% कमीशन मिलेगा। अविनाश को राजीव की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने चौंकते हुए राजीव की तरफ देखा। 30% कमीशन? ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये स्टोन्स करोड़ों के होंगे। अभी तुम इतना कमीशन ले लो, इससे तुम्हारी बेटी की दवाई का खर्चा निकल जाएगा। अविनाश ये सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और उसने राजीव के सामने अपने घुटने टेकते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। थैंक यू मिस्टर राजीव, थैंक यू सो मच। अविनाश ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी बेटी की दवाई के खर्च के बारे में सोचेगा, और वो भी राजीव सोचेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन आज उसे पता चल गया था कि राजीव एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम्हें मेरे पैरों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम मुझसे बड़े हो तो तुम अच्छे नहीं लगते मेरे पैरों को छूते हुए, और जो भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो तुम डिजर्व करते हो। अविनाश ने खड़े होते हुए फिर से शुक्रिया कहा और वहां से निकल गया। राजीव अपने कमरे में बैठा काम करते करते थक गया था, इसलिए वो घर से बाहर आया और यूं ही बीते दिनों की बातें सोचते हुए बाहर टहलने के लिए निकल गया। टहलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? ये देखने के लिए जैसे ही उसने अपनी नजर पीछे की, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके सामने कोई नहीं था, पर वो समझ गया था कि ये हरकत कौन कर सकता है। मोहित शर्मा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई और नहीं कर सकता। अपने मन ही मन सोचकर वो एक गली की तरफ मुड़ा। वो लोग भी ये देखकर उसके पीछे पीछे गली में चल दिए। राजीव का पीछा करते हुए वो लोग एक खाली और सुनसान जगह पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जगह पर अपनी नजर घुमाई, उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। वो लोग उसे ढूंढने लगे। वो कहाँ गया? ढूंढो उसे, हम बॉस को क्या जवाब देंगे? जैसे उसने बोलना बंद किया, उसके कानों में एक आवाज आई। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? आवाज सुनकर वो सभी लोग चौंक गए। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, राजीव अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए उनके पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने हमारे बड़े भाई के साथ बहुत बुरा किया। अब हम भी देखते हैं कि तुम इस जगह से बाहर कैसे जाते हो। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो ये कह तो रहा था, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। बकवास बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बड़ा भाई कौन है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो।
उसके ये कहते ही वो गुंडे उसकी तरफ बढ़े और राजीव पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि उनका एक भी वार राजीव को छू पाता, राजीव ने उन लोगों पर मुक्कों से वार करना शुरू कर दिया। राजीव ने 3 लोगों को ऐसा मारा कि वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। सब लोग उसके इस रूप से घबरा गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पावरफुल होगा। कई लोग तो दर्द से चिल्लाने लगे और कुछ ने तो अपनी आंखें ढक लीं। मुझे बताओ, मोहित शर्मा तुम लोगों से क्या करवाना चाहता था? मोहित शर्मा का नाम सुनकर वो चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि राजीव इस बारे में कैसे जानता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? मुझे बताओ, मोहित शर्मा कहाँ है? वो विला में। जाओ और पीयूष मित्तल को ढूंढो। वही तुम्हें उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकता है। पर अब हमें छोड़ दो प्लीज। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, राजीव ने उसे जोर से मुक्का मारा। उन सब की हालत खराब करके राजीव वहां से निकला और सीधा विला की ओर चल दिया। कंपनी ने ये विला वर्मा फैमिली को दे दिया था, पर अभी भी बैंक के नोटिस मिलने तक मोहित वर्मा और पीयूष मित्तल विला में ही रह रहे थे। देखो, बात को समझो। हम दोनों का एक ही मकसद है, फिर हम दोनों एक दूसरे की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुझे पता है कि मैंने उस दिन तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, पर उस दिन मैं बहुत गुस्से में था दोस्त। बकवास मत करो। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा जेल में बंद हैं। उन्हें तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा मिल रही है। आज मैं तुमसे जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुमको मुझे जवाब देना ही होगा। मोहित की बातें सुनकर पीयूष समझ गया कि मोहित राजीव से डर गया है। इसे घेर लो, ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। इतना सुनते ही उसके आदमियों ने पीयूष को घेर लिया और मोहित के इशारे पर उसे पीटना शुरू कर दिया। पूरे विला में बस पीयूष के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं राजीव गुस्से में गेट के अंदर घुसाई था कि उसे भी चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत डीजीपी विक्रम राठौर को फोन मिला दिया। डीजीपी सर, यहाँ विला में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। आप जल्दी से यहाँ आइए। राजीव की बात सुनकर विक्रम राठौर फौरन अपने आदमियों के साथ वहां पर आ पहुंचा। इस समय राजीव अपनी गाड़ी में बैठा विला में होने वाली हलचल को देखने में लगा हुआ था। वहीं अंदर मोहित हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने पीयूष को एक जोरदार लात मारी। तभी वहां पर विक्रम राठौर अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। पीयूष ने जैसे ही विक्रम राठौर को देखा, उसने एक राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बचाने के लिए खुद भगवान आ गए हो। तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे रोको, वरना ये इसे मार ही डालेगा। पीयूष ने आगे बढ़कर विक्रम राठौर का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा। सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। विक्रम राठौर ने जब पीयूष की तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और उसकी नाक से खून बह रहा था। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम मेरे लिए बस एक अपराधी हो, समझ गए? विक्रम राठौर ने अपने हाथ से इशारा किया और इंस्पेक्टर उसके इशारा करते ही मोहित को लेकर जाने लगा। तुम लोग बहुत बड़े पागल हो। जब मेरे डैड जेल से बाहर आएंगे तब तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। विक्रम राठौर ने अपना सर हिलाया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो असलियत में उसके फादर को नहीं जानता था और ना ही उसके परिवार के बारे में कुछ जानता था। जब राजीव ने मोहित को बाहर आते हुए देखा तो अपनी गाड़ी से नीचे उतर आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने थोड़ा आगे बढ़ना चाहा, पर इंस्पेक्टर ने उसको रोक दिया। हाँ, सही कहा, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुमने तो मुझे मरवाने के लिए अपने आदमी मेरे पीछे भेजे थे। ये सुनकर मोहित समझ गया कि उसके आदमी भी राजीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी विक्रम राठौर बाहर आते हुए राजीव को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सर, जैसा आपने कहा था, हमने इस आदमी को अरेस्ट कर लिया है।
साथ ही पीयूष को भी हम अरेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर पीयूष के भी होश उड़ गए और उसने गुस्से में राजीव को घूरा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? मैंने क्या किया है? मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या किया है। लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं होती। झगड़े में तुम दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो, तो अकेले ये गिरफ्तार क्यों हो? तुम क्यों नहीं? क्यों विक्रम सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन दोनों को यहाँ से और अच्छी तरह से खातिरदारी करो इनकी। इंस्पेक्टर ने पीयूष को गाड़ी में बिठाया। तभी मोहित ने उसे घूर कर देखा। इससे पहले कि मोहित कुछ कह पाता, विक्रम राठौर ने गुस्से से उसे देखा। उसे घूरना बंद करो, समझ गए? मोहित विक्रम राठौर के सामने अपनी जुबान नहीं खोल सका और अपनी आंख नीची कर ली। तुम्हारे डैड को ये जांच के लिए ले जाया गया है। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए निजी तौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की है, तो इतनी आसानी से तो वो जेल से बाहर आने से रहे। तो मिस्टर, ये तो भूल जाओ कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। राजीव की बातें सुनकर मोहित को गुस्सा आ गया। राजीव, तुम चाहे जितना ही जोर लगा लो, मेरे डैड जरूर बाहर आएंगे और तुमसे बदला जरूर लेंगे। तुम बस अपने दिन गिनते जाओ। देखते हैं। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? तुम मुझे कितना भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर लो, मुझे पता है कि मेरे पिता जरूर जेल से बाहर आएंगे। तुम बस अपने मरने का इंतजार करो। मोहित की बातों को अनसुना करके राजीव ने विक्रम राठौर की कार की तरफ देखा। लगता है आजकल वर्मा फैमिली थोड़ी जल्दी में है। मित्तल फैमिली ने जो लोन बैंक से लिया था, उसे बैंक उनके विला की नीलामी करवाकर वसूलने के लिए नोटिस भेज चुका था। विला की नीलामी से आधा लोन तो पूरा हो ही जाएगा। मित्तल फैमिली ने वर्मा फैमिली से और भी 1 करोड़ रुपए उधार ले रखे थे और ये तो साफ था कि वो पैसे तो नहीं चुका सकते थे। लगता है आने वाले दिनों में हमें बहुत तमाशे देखने को मिलेंगे। जैसे ही ये खबर वर्मा फैमिली तक पहुंची, भानु प्रताप वर्मा ने सुबह सुबह ही अदिति को बुला लिया। अदिति को देखते ही भानु प्रताप वर्मा गुस्से में आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पीयूष को अरेस्ट कर लिया गया है? अदिति, तुमने हमारी वर्मा फैमिली बर्बाद कर दी है। दादाजी, मेरी बात तो सुनिए। अपनी बकवास बंद करो। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला, हमारी इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत और उसकी इज्जत को तुमने बर्बाद कर दिया है। हमारी फैमिली का तुमने किसी बाहर वाले के साथ मिलकर दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा अदिति। बुआ, क्या मैंने आपसे पैसे देने के लिए नहीं कहा था? पर आपको तो उस समय पैसे बनाने की पड़ी थी। पर अब जब वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप लोगों को जल्दी पड़ी है। अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए ना, तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। भाड़ में जाओ तुम। एक घर पहले से ही बैंक वालों के पास गिरवी पड़ा है और अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए उषा ने अदिति के बालों को जोर से पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए चिल्लाने लगी। तुम क्या सोचती हो? तुम इतनी आसानी से हमसे बच जाओगी? नहीं, तुम्हें हमारे पैसे वापस देने ही पड़ेंगे। उषा के अदिति के बालों को कसकर खींचने की वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसकी आवाज स्नेहा ने सुन ली और वो दौड़ते हुए आई और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। साइड में खड़े भानु प्रताप वर्मा ने भी अपने नौकरों को आवाज दी। 2 नौकर भागते हुए आए और अदिति और उषा को एक दूसरे से अलग किया। मम्मी, दादाजी, देखा आपने ये कैसी है? ये मुझे मार डालेंगी दादाजी। मेरे बाल। तो अदिति, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम ऐसे ही बच जाओगी? अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। या तो अभी के अभी पेपर पर लिख कर दो कि तुम हमारे पैसे वापस दोगी, या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी छोटी बुआ बिल्कुल सही कह रही है। उसने पेपर्स पर साइन इसलिए किए क्योंकि उसे तुम पर भरोसा था।
पर तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब उसे पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगी? वो दोनों बाप बेटे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स में हैं। तुम अभी मित्तल की कंपनी में जाओ और मामला संभालने की कोशिश करो, और अगर तुम पैसे वापस नहीं ला पाई तो फिर मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अपने दादाजी की धमकी सुनकर अदिति बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। स्नेहा, तुम इसके साथ जाओ। अगर तुम्हें वहां कोई भी रोकने की कोशिश करे तो तुम उसकी हड्डियां तोड़ सकती हो। आगे मैं संभाल लूंगा। मुझे मेरे सारे विला वापस चाहिए, और पैसे भी, इससे पहले कि बैंक इनकी नीलामी कर दे। भानु प्रताप वर्मा की बात सुनकर स्नेहा जल्दी से घर से बाहर निकल गई। हमारा परिवार कितना बदनसीब है जो हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है। ओह पापा, आप ये सब मत सोचो। मुझे लगता है कि ये दूसरी ब्रांच का काम है। उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान किया है। मुझे तो लगता है कि ये उस रमेश का काम है। हमें रमेश को ढूंढना होगा। तुम सही कह रही हो। रमेश को स्काई हाई ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का सपोर्ट है। उसका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और एक हम हैं कि यहाँ हम नुकसान झेल रहे हैं। हमें इसके बारे में सोचना ही होगा। वर्मा फैमिली इस समय काफी मुश्किल में थी। घर के सभी सदस्य भानु प्रताप से सलाह लेने के लिए पुराने घर में आए थे। इस समय भानु प्रताप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उनकी ओर घूर कर देखा। उनमें से उषा उसके निशाने पर पहले नंबर पर थी। तभी उषा सामने आ गई। पापा, हम सब एक फैमिली से हैं, इसलिए कुछ लाख आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास पैसा खत्म हो गया है। हमारी बेटी तलाक देना चाहती है। अब सोचना यह है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही थे जो इसके लिए राजी हुए थे। अब आपको पैसे देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर भानु प्रताप वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी बकवास बंद करो। मुझे पैसा कहाँ से मिला है जो मैं तुम्हें दे दूं? देखो, हमारे घर अभी शादी है, इसलिए तुम उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो और मुझे परेशान भी मत करो। ये सुनकर उषा की आंखें घूम गईं और उसे एक आइडिया आया। मेरे पास एक आइडिया है। चलिए, हम मित्तल एंटरप्राइजेस चलते हैं और अदिति को ढूंढते हैं। हम उससे कहेंगे कि वो हमें मित्तल परिवार का बचा हुआ विला दे दे। वैसे भी वहाँ बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे ट्रांसफर करें और जल्दी से वहाँ से निकल जाएं। उषा ने जैसे ये बात कही, वो वर्मा परिवार को लगा कि वो सही कह रही थी। वो तुरंत उसके पीछे चल दिए और वहीं भानु प्रताप वर्मा ने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में मित्तल ग्रुप का ग्राउंड फ्लोर वर्मा कंपनी और वर्मा परिवार के लोगों से भरा हुआ था। रमेश भी कंपनी से राजीव के साथ वापस आ गए। वर्मा परिवार ने जो पैसे उधार लिए हैं, मुझे यकीन है कि वो वापस नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें दूसरे लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर एंट्री की, रमेश ने प्रिया और राजीव को ये याद दिला दिया। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराने लगा। पापा, मुझे लगता है कि वो आपको ढूंढने के लिए वापस आएंगे। आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि हमारी कंपनी अब सुर्खियों में है। अगर वे हम पर नजर रखेंगे तो मुझे डर है कि ये हमारे लिए परेशानी भरा हो सकता है। राजीव के दिल में बस यही चल रहा था कि वो नरम दिल दिखाकर वर्मा परिवार को एक मौका दे दे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो मेरे पास आते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, और आखिर मेरे पास कब तक इतना पैसा रहेगा? कल अंबानी परिवार शहर में वापस आ रहा है, इसलिए राजीव, मुझे लगता है कि यही सही समय है प्रचार करने के लिए। हमें इस समय का फायदा उठाना चाहिए। हाँ,
आप बेफिक्र हो सकते हैं। वैसे मुझे आज ब्लू सफायर के टुकड़ों की जरूरत है। मैं पहले उन्हें स्टोन कार्विंग के लिए भेजूंगा और इसका 30% प्रॉफिट अविनाश को देने के बाद 70% प्रॉफिट में एक फाउंडेशन में लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसे प्रिया संभालेगी। और जिन गरीब बच्चों का इलाज पैसों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है, इस फाउंडेशन से उन सभी की मदद हो जाएगी। राजीव की बात सुनकर रमेश की आंखें चमक उठी। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा और नेक काम है बेटा। वैसे मैंने सुना है कि अंबानी परिवार को वो ब्लू सफायर बहुत पसंद है। मैंने उनके बारे में ये भी सुना है कि उन्होंने बहुत सारे कीमती स्टोन्स जमा कर रखे हैं। रमेश की इस बात ने राजीव को हंसने पर मजबूर कर दिया। एक कैसा कोइंसिडेंस है ना पापा। टाइम आने पर हम इसकी नीलामी करेंगे, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अंबानी परिवार कैसा है। अगर ये महज एक फॉर्मेलिटी है तो इसे भूल जाइए। पब्लिसिटी के बाद खदान का प्राइस दोगुना हो सकता था। वो जमीन तो नहीं बेच सकता, लेकिन खदान बेच सकता था। हालांकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसे बनाया कैसे गया था, लेकिन इसमें भीड़ होने वाली थी और इसके अंदर सोने के पहाड़ होने वाली अफवाह के कारण इसके दाम पहले ही कई गुना बढ़ चुके थे। इसलिए हर कोई इसे नहीं खरीद सकता था। उन दोनों को गरीब बच्चों के बारे में बात करता हुआ सुनकर प्रिया को अविनाश की बेटी सौम्या याद आ गई। राजीव, मैं सौम्य को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। उस वार्ड में और भी कई बच्चे थे। मैंने आकृति को फाउंडेशन के बारे में बताया, उसे भी इसमें इंटरेस्ट है। परसों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की है। हम इसमें नीलामी भी एक साथ कर सकते हैं। प्रिया को ये आइडिया अच्छा लगा। अगर पॉसिबल हुआ तो प्रिया के स्पोक्स पर्सन फेमस होंगे। राजीव नहीं चाहता था कि वो सुर्खियों में रहे, लेकिन उसकी पत्नी एक सोशलाइट थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में किसी भी वजह से उसकी बदनामी हो जाए। ठीक है, मैं राजीव को ब्लू सफायर के 2 टुकड़े लाने के लिए कह दूंगा। जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करो। ये इवेंट्स फाउंडेशन को बढ़ावा दे सकता था। राजीव और प्रिया ने कंपनी में डिस्कशन किया कि उनको तैयारी के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे ही राजीव पार्किंग लॉट में पहुंचा, उसने कुछ ही दूरी पर एक तेज आवाज सुनी। मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। इस तेज आवाज ने राजीव को परेशान कर दिया। वो हर तरफ गया जहां से वो आवाज आ रही थी। तभी उसने 2 आदमियों को एक लड़की के साथ छीना झपटी करते हुए देखा। लड़की की उम्र करीब 20 साल थी। उसने काली और सफेद शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। वहीं 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके साथ पर्स के लिए छीना झपटी कर रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो, और मेरा पर्स छोड़ो। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। राजीव दौड़कर वहां पहुंच गया। उसने जाते ही उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। तुम लोग इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। राजीव को पास आता देखकर वो दोनों चोर चौंक गए। ए लड़के, लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अगर अपनी जान पे आ रही है तो चला जाए यहाँ से। ये कहते ही एक चोर ने चाकू निकाला। चाकू देखकर वो लड़की इतना डर गई कि अपना बैग वहीं छोड़कर साइड में हट गई। लेकिन राजीव की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वो कदम दर कदम उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी उनमें से एक चोर चाकू लेकर राजीव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर लड़की जोर से चिल्लाई, ध्यान से, उनके पास एक खतरनाक चाकू है। तभी राजीव ने उनमें से एक चोर की कलाई पकड़ ली। उसने जोर से उसको दबा दिया और खंजर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसी समय उसने दूसरे चोर के पेट पर लात दे मारी, जिससे वो दूसरा चोर कुछ मीटर दूर उड़ते हुए गिरा। राजीव की हिम्मत देखकर वो चोर समझ गए थे कि वो डरने वाला इंसान नहीं था, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर हाथ उठाए? तू रुक अभी, तुझे तो अभी मजा चखाते हैं। वो चोर धमकी देकर राजीव को डराना चाहते थे, लेकिन राजीव कहाँ डरने वाला था। जैसे ही एक चोर उसे मारने के लिए भागते हुए उसके पास आया, तो राजीव ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया, जिससे वो चोर दर्द के मारे चीखते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो मेरा हाथ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उस चोर की हालत देखकर दूर खड़ा हुआ चोर वहां से दुम दबाकर भाग गया। राजीव ने उस चोर का हाथ छोड़ दिया। आज के बाद किसी लड़की से उसका सामान छीनने की कोशिश की तो याद रखना,
अब की बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस चोर ने राजीव और उस लड़की से माफी मांगी और तुरंत वहां से भाग गया। तभी लड़की राजीव के पास आई। ओह गॉड, आपने आज मेरी जो मदद की है ना, उसके लिए आपका थैंक यू। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। राजीव ने उस लड़की की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। राजीव तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगा। जैसे उस लड़की ने राजीव को जाते हुए देखा तो उसने उसे आवाज लगाकर रोक दिया। जरा रुको, वो मेरा मोबाइल टूट गया है। ये सुनकर राजीव रुक गया। तभी वो लड़की जल्दी से दौड़कर राजीव के पास आई और उसे अपना टूटा हुआ मोबाइल दिखाया। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं मोबाइल ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाना होगा। हाँ वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे ना अभी भी डर लग रहा है कि वो गुंडे फिर से ना आ जाएं। राजीव ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा। वो लड़की हकीकत में डरी हुई थी, इसलिए राजीव ने उसको मना नहीं किया। ठीक है, मेरे साथ आओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इशिता है। वो लड़की आगे बढ़ी और जबरदस्ती राजीव का हाथ पकड़ लिया। राजीव ये देखकर हैरान रह गया। देखिए, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, इसलिए आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे बस डर लग रहा है, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। वैसे आप क्या पहले सोल्जर रह चुके हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं देख जो सकती हूँ कि आप दूसरों से एकदम अलग चाल चल रहे हैं और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी है और केवल एक सोल्जर ही इस तरह से चल सकता है। उसने जो कहा वो सही था। राजीव ने अपने मिलिट्री करियर में पहले ही इस तरह से चलने की आदत डाल ली थी। राजीव इशिता के साथ पैदल चल रहा था। तभी वो एक शॉपिंग मॉल में फोन रिपेयर शॉप के काउंटर पर पहुंचे। उस काउंटर पर काम करने वाला इंसान राजीव को पहचानता था और वो ये भी जानता था कि प्रिया उसकी पत्नी है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि शालिनी वर्मा थी। एक जवान और खूबसूरत लड़की को राजीव के साथ देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजीव उसके साथ क्या कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया और वो सोचने लगी, ओह, लगता है ये राजीव इस लड़की के प्यार में पड़ गया है और अब वो उस बेवकूफ प्रिया को धोखा दे रहा है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। ये सब अपने मन में सोचते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और चुपके से उन दोनों की साथ में फोटो खींच ली। मेरा मोबाइल टूट गया है, आप प्लीज इसे ठीक कर दो। ये सुनकर शालिनी ने एक नजर राजीव को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर वो अंदर तक जल भुन गई। ओह, इसकी तो डिस्प्ले टूट गई है, ये तो नई डालनी पड़ेगी। 5,000 रुपए लगेंगे। पैसे सुनने के बाद इशिता ने एक नजर राजीव की तरफ देखा, लेकिन राजीव ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी उस लड़की ने शालिनी की तरफ देखा। कोई बात नहीं, आप इसे जल्दी से ठीक करवा दो। उस लड़की की बात सुनकर शालिनी राजीव को अजीब नजरों से देखने लगी और अपने मन में सोचने लगी, तो ये राजीव अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल ठीक करवाने के लिए इधर आया है। अगर ये बात प्रिया को पता चल गई तो वो इसका क्या हाल करेगी, ये इसे भी नहीं पता होगा। इसलिए मुझे इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए। शालिनी की आंखों में इस वक्त गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं इशिता ने फिर से राजीव के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो शालिनी और ज्यादा हैरान हो गई। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा था। शालिनी ने अब तक मोबाइल ठीक कर दिया था। ये लीजिए सर, आपका मोबाइल ये ठीक हो गया है और इसके कुल मिलाकर 5,000 रुपए हो गए हैं। क्या आप कार्ड स्वाइप करवाना चाहते हैं या कोड स्कैन करवाना चाहेंगे? फोन स्क्रीन बदलने के बाद शालिनी ने राजीव से पूछा। राजीव उसके वर्ड सुनकर हैरान रह गया।
ये मेरा मोबाइल नहीं है और ना ही मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ। ये मोबाइल इस लड़की का है, इसीलिए पैसे यही पे करेंगी। राजीव के मुंह से ये शब्द सुनकर इशिता ने अपने होंठ भींच लिए। ओ कम ऑन राजीव, हम अब फ्रेंड्स हैं ना? और देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए पैसे पे नहीं कर सकते? तुम मेरी अभी मदद कर दो और फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। इशिता सच में बहुत ही सुंदर लड़की थी, किसी का भी दिल उस पर आ सकता था, लेकिन राजीव वैसा लड़का नहीं था जैसा कि वो उसको समझ रही थी। वहीं शालिनी, वो एक टक उस लड़की को घूरे जा रही थी। राजीव को उम्मीद नहीं थी कि वो जिस लड़की को बचाएगा वो उससे चिपक ही जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे राजीव अब उसकी बातों से परेशान हो रहा था। देखो बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारा फोन ठीक करवा दिया है, अब मुझे जाने दो। ये सुनकर इशिता का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी उसने राजीव का हाथ नहीं छोड़ा। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जाने दोगी और क्या चाहिए तुम्हें। ओह राजीव प्लीज ऐसे मत कहो, मैं यहाँ नई हूँ और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तुमने मुझे उन चोरों से बचाया, इसलिए मैं अब तुम्हारी हूँ। इशिता के इन शब्दों से राजीव के सर में अब दर्द होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये सुनकर इशिता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर अगले ही पल मुस्कुराने लगी। देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप पे करने में मेरी मदद करो, बाद में मैं शायद तुम्हें जाने दूंगी। राजीव पैसे देना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उस लड़की से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता था। और ये भी हो सकता था कि शायद उस लड़की के पास इतने पैसे हो ही ना, इसलिए वो राजीव से पैसे देने के लिए कह रही हो। ये सब सोचते हुए राजीव ने कोड स्कैन करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। ये देखकर इशिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं शालिनी, जो इनसे ज्यादा दूर नहीं थी, जब उसने ये देखा तो वो मन ही मन राजीव को कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह, ये लड़की कितनी चालाक है। राजीव की जेब से इसने पैसे निकलवा ही लिए। और एक ये राजीव है जो इस लड़की के पीछे अपने पैसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। राजीव ने पे किया और वहां से बाहर निकलने लगा। तभी शालिनी ने राजीव और उस लड़की के बारे में प्रिया को बताने के लिए उसे कॉल किया, लेकिन प्रिया ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। ये देखकर कुछ देर सोचने के बाद शालिनी ने प्रिया को वो फोटो सेंड कर दी जो उसने राजीव और इशिता के ली थी। फोटो सेंड करने के बाद वो राजीव के पीछे पीछे मॉल से बाहर चली गई। जब वे सड़क के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि राजीव उस लड़की के साथ कार में बैठने ही वाला था, लेकिन तभी शालिनी ने उनको रोक दिया। हेलो मिस्टर राजीव, अगर प्रिया को पता चल जाए कि तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। उसके मुंह से ये वर्ड सुनकर राजीव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये शालिनी उससे इस तरह से क्यों बात कर रही थी। राजीव बोलने ही वाला था कि उससे पहले इशिता ने अपना मुंह खोला। एक्सक्यूज मी, हम दोनों साथ में हैं, इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मेरी मर्जी है, मैं चाहे किसी के साथ भी घूमूं, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसने तुमसे कहा ना कि वो पहले से ही शादीशुदा है, फिर भी तुम उससे चिपकी हुई हो। इसका तो मतलब साफ है कि तुम एक बेशर्म लड़की हो जो पैसों के लिए किसी के साथ भी रहने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? सही कहा ना मैंने? राजीव उन दोनों की बात सुनकर काफी गुस्से में था, लेकिन वो अभी उन दोनों की बातें पूरी होने का वेट कर रहा था। जस्ट शट अप। इन्होंने आज मुझे गुंडों से बचाया है। ये एक सच्चा और अच्छा इंसान है, इसलिए मैं इसका बदला चुकाने के लिए, थोड़ी देर इसे खुशी देने के लिए इसके साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं इनका परिवार तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों के दिमाग में ना बस गंदगी भरी हुई है, इसलिए तुम जैसे लोग ये बात नहीं समझ सकते। इशिता ने शालिनी को इतनी बातें सुनाई कि उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं बचे थे, लेकिन वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी।
तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले इसी तरह अच्छा बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाती हो और फिर मौका देखकर उनका अकाउंट खाली करके 9-2-11 हो जाती हो। इशिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं शालिनी का भी पारा चढ़ा हुआ था। तभी उसने राजीव की तरफ देखा। मिस्टर राजीव, मैं देख रही हूँ कि तुम भी इस सुंदर लड़की के प्यार में फिसल रहे हो। कभी कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बस थोड़ी देर रुको क्योंकि मैंने ना पहले ही तुम दोनों की साथ वाली तस्वीरें प्रिया को सेंड कर दी है। अब तुम खुद सोचो कि तुम उसे कैसे समझाओगे। उसके ये शब्द सुनकर राजीव का दिमाग घूम गया। बात अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। तुम्हारी प्रिया को ये फोटो सेंड करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शालिनी, अगर प्रिया और मेरे बीच कुछ भी हुआ तो तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजीव ने ये कहकर उसे घूर कर देखा। राजीव देखो, मैं नहीं जानती कि तुम अब प्रिया को कैसे और क्या कहानी सुनाओगे। अगर तुम इन सारी चीजों से बचना चाहते हो ना, तो मुझे 2 लाख रुपए दो। मैं तुरंत गायब हो जाऊंगी। तुम एक नंबर की घटिया हो शालिनी। तुम दूसरों के परिवारों को तोड़ना चाहती हो और मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम इस तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? राजीव, चलो, इसकी बातों में अपना वक्त खराब मत करो। चलो, हम चलते हैं यहाँ से। राजीव को भी यही लगता था, क्योंकि उसे प्रिया पर पूरा भरोसा था। वो किसी भी ऐसे इंसान की बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेगी। इसलिए राजीव तेज स्पीड में कार चलाकर वहां से निकल गया। ये देखकर शालिनी ने गुस्से में अपने दांत पींच लिए। राजीव, तुम कितने लापरवाह हो। देख लेना, प्रिया तुम्हें सबक सिखा कर रहेगी। राजीव उस लड़की के साथ कार में बैठकर दूर निकल चुका था। तभी उस लड़की ने राजीव से बात करने की कोशिश की। राजीव, क्या तुम्हारे पास गोल्ड माइन है? I mean, सोने की खदान? क्या तुमने वो खदान खोदी थी? एक अनजान लड़की के मुंह से इस तरह खदान की बातें सुनकर राजीव एक पल के लिए हैरान रह गया। न जाने क्यों हर सेकंड उसे इशिता पर एक अजीब सा शक हो रहा था। हाँ, दरअसल वो एक लोहे की खदान थी। बाद में वहाँ सोना खोदा गया। अगर तुम इसे देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। क्या तुम सच में मुझे वहाँ ले जाओगे? लेकिन हाँ, पहले तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा और मेरी वाइफ को बताना होगा कि हमारे बीच कुछ नहीं है। नहीं तो शालिनी ने जो फोटो भेजी है उसे देखकर मेरी वाइफ सैड हो जाएगी। इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। इशिता बाहर से आई थी। उसका यहाँ कोई पहचान वाला नहीं था, इसलिए वो राजीव से मिलने के बाद उसके साथ घर चलने के लिए सहमत हो गई थी। वहीं राजीव किसी भी वजह से अपने और प्रिया के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होना नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इशिता से इस तरह की बात की थी। लेकिन वो अंदर ही अंदर इशिता के बारे में जानना चाहता था।